4 एशिया टीम्स के खेलने के बाद अब तक इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ओमान कहीं ना कहीं वो पहली टीम बनती है जो ये कहीं ना कहीं कह सकती है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आना जो है हमारा सिर्फ ऐसा नहीं गया कि हम आए और वापस चले गए बिना कोई कुछ परफॉर्मेंस दिए, क्योंकि ओमान ने इस मैच को जीत कर सिर्फ कहीं ना कहीं इस अपना जो ग्रुप है इसको पूरी तरह से खोल ही नहीं दिया है, इसके साथ साथ वो उन्होंने एक छोटा सा क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर दिया है, वो है कि एसोसिएट मेंबर होकर ओडीआई में एक फुल मेंबर को उन्होंने मात दी है एक आईसीसी इवेंट पे, जो अपने आप में क्राइटेरिया की लिस्ट में एक बॉक्स टिक कर देता है। तो ओमान कहीं ना कहीं वो ये कह सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि भले मान लीजिए वो ग्रुप स्टेज से कहीं ना कहीं बाहर हो गई, फिर भी वो उन टीमों में से होगी जो एज एसोसिएट कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जा रही है, सिर्फ सो कॉल्ड लर्निंग के अलावा कुछ गेन भी करके लेके जाएगी, वो है क्राइटेरिया का एक बॉक्स टिक करके ले जाना। ओमान ने इतना तो मेक श्योर कर दिया है और इस पूरे ग्रुप को खोल दिया है, क्योंकि वो 2 स्पॉट जो है श्रीलंका का तो कंफर्म समझिए, जो बाकी 2 स्पॉट है उस 2 स्पॉट्स के लिए जबरदस्त जंग जो है वो अब हो जाएगी इन 4 टीमों में। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर ओमान करी है। एक चीज और, 7 प्रैक्टिस मैचेस उन्हें मिले थे, उन्होंने ये भी दिखाया इस मैच में कि आपने जो अपने क्रिकेट बोर्ड को कि आपने प्रैक्टिस मैच दिए, हम पे खर्चा किया, उसका हमने रिटर्न भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। और वो कैसे, क्या रीजंस रहे कि प्रैक्टिस मैचेस में क्या कुछ चीजें हुई, वार्म अप मैचेस में क्या कुछ चीजें हुई, जिसका एक रेप्लिका हमें आज देखने को मिला है, एनालिसिस आपको जरूर समझ में आएगा। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आयरलैंड ने यहाँ पर आज पहले बैटिंग की है और बैटिंग करते हुए उनका फेस बाय फेस कैसा रहा, फिर चलते हैं आयरलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस पे, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए बात करें अगर हम आयरलैंड की, तो यहाँ पर 1 से 10 ओवर में आयरलैंड ने 51 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान आयरलैंड को उठाना पड़ा। वहीं पर 11 से 40 ओवर में यानी कि मिड फेस में टीम ने 144 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ डेथ फेस 41 to 50 ओवर जब टीम बल्लेबाजी करने पहुंची तो 86 रन 86 रन टीम ने बनाए और 2 विकेट का नुकसान वहां पर टीम को हुआ लास्ट फेस में। वहीं पर टीम इसी के साथ 281 रन पहुंची 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर खेलने के बाद, जिसमें कि 156 डॉट बॉलें थी आयरलैंड ने, जो तकरीबन 26 ओवर, माफ कीजिएगा 26 ओवर डॉट बॉलें थी। बिल्कुल, 50 ओवर में 26 ओवर डॉट बॉल्स खेली है। यहाँ पर भी अपने आप एक कहानी बताती है कि क्या कमजोरी रही है बैटिंग में। 26 ओवर डॉट बॉल्स खेल देना डेफिनेटली भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, बहुत टफ बैटिंग पिच होती तो समझ में आता है कि हाँ रन नहीं निकल रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग पिच में रन अच्छे से आ रहे हैं, बल्ले पे गेंद अच्छे से आ रही है। 26 ओवर डॉट बॉल्स आयरलैंड ने आज खेले हैं। वही बैटिंग की बात करें, वही सेम स्टोरी है एंड स्ट्रगल की, जो मैच में भी हम ये कंसर्न उठा रहे थे एंड्रू बेलबर्नी को लेकर हो। इस तरह का बैटिंग स्कोर कार्ड है जो आपके स्क्रीन पर है। एंडी मैकब्रीन 20 रन बनाकर आउट हो गए। पॉल स्टर्लिंग अच्छी थोड़ी सी शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वो इतना विकेट गवाकर चले गए सिर्फ 23 रन पर। उसके बाद बात करें एंड्रू बेलबर्नी, वही असंद मैच में कहा कि इनको रन करने होंगे, पिच पर वक्त बिताना होगा, लेकिन जब वो पिच पर वक्त बिताने के लिए आए तो सिर्फ 3 ओवर तक ही वक्त बिता पाए। 19 गेंदें खेलकर 7 रन बनाकर वो आउट हो गए। हैरी टक्सर ने वापस से जिम्मा संभाला, जो वो लगातार करते आ रहे। लॉर्कन टकर को शुरुआत मिली लेकिन उसे बड़े में तब्दील नहीं कर पाए। जॉर्ज डॉकरेल ने आकर इस टीम को 200 पार पहुंचाया और एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। एंड हैरी टैक्टर और जॉर्ज डॉकरेल की इनिंग में क्या खास रहा आज? नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम हैरी टैक्टर की बात करें तो उन्होंने एक इनिंग को बिल्डअप किया है। 52 रन उन्होंने बनाया, 80 बॉलों में 60 का स्ट्राइक रेट था। तो ये एक बहुत प्रॉपर एक एग्जांपल है कि आप प्रेशर में हो तो किस तरीके की इनिंग आपको खेलनी है। थोड़ा सा वहाँ पर बिल्डअप करने की कोशिश की, जो कि बहुत बहुत शानदार था। हाँ, कुछ डिलीवरीज थी जहाँ पर वो खेल सकते थे शॉट, लेकिन उन्होंने वो भी थोड़ा सा डिफेंसिव गए, आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिफेंसिव वो ज़्यादा चले गए कंडीशन के बजाय ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पिच अच्छी थी, फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। उस पर आप थोड़ा सा, आपका जो अप्रोच था वो और ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। शायद उन्होंने जो बड़े बड़े विकेट खोते हुए देखे उसका शायद उनके दिमाग में असर था। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल की इनिंग की आप बात कर रहे हैं, वो तो खैर एक्सीलेंट इनिंग है, कोई दोहराई नहीं है। बेस्ट इनिंग आयरलैंड की तरफ से आज के डे में आई है उनके लिए, और उनका हाईएस्ट स्कोर भी है इंडिविजुअल ओडीआई में, वो इस डे आया। और टीम को उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचाया। कहाँ टीम 51 पे 1 थी, फिर 69 पे 3 हो गए, देखते ही देखते फिर 100 रन के अंदर 100 के बाद 4 विकेट हो गए। और फिर उसके बाद डॉकरेल ने बहुत बेहतरीन संभालते हुए तेजी के साथ यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन एक बल्लेबाजी की। 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था इनका, ये चीज़ इन्होंने बहुत बेहतर की। हैरी टैक्टर ने जो एक शिप को बांधे रखा वो था, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच ज़्यादा था वहाँ पर। और डॉकरेल का एक बहुत ही बेहतरीन तेज इनिंग, लेकिन
एक शॉट सिलेक्शन से लेकर रनिंग बिटवीन द विकेट, सब कुछ बहुत कमाल का था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये दो इनिंग्स रही है जो कहीं ना कहीं स्कोर को इतने आगे तक ले जाने में कामयाब हुई, जहां पर 281 जो है आयरलैंड पहुंचने में कामयाब रहा। और इसमें इस जो बैटिंग कार्ड है, इसमें कहीं ना कहीं ओमान के बॉलर्स ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है उसकी बात यहाँ पर अगर की जाए। क्या है, इस आयरलैंड के बैट्समैन ने को कोई स्टार्ट जरूर मिला है, आयरलैंड के बैट्समैन सारे बैट्समैन को स्टार्ट मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विकेट्स गंवाए हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आयरलैंड के बैट्समैन ने विकेट थ्रो किए या फिर ओमान के बॉलर्स ने, जिनका पूरा का पूरा बॉलिंग कार्ड जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है? नहीं, जरूर देखिए, आप बिल्कुल कहना होगा यहाँ पर कि जिस तरीके से हैरी टैक्टर जो शॉट खेलकर आउट हुए हैं, उन्होंने उठाकर मारा और वो सीधा वो भी कैच दे बैठे। उसके बाद हम बात करें लॉर्कन टकर को जो बॉल डाली थी वो एक्सीडेंट थी, दाद देनी होगी अयान खान को जो उन्होंने उनको बॉल डाली, एकदम स्टंप पर बॉल थी और हल्का सा स्लाइटली टर्न हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर है अयान खान और हल्का सा स्लाइटली टर्न हुआ और मिडिल स्टंप उनका मिडिल और ऑफ दोनों उड़ गया। बहुत बैकफुट पे गए थे खेलने के लिए, फिर भी चकमा खा गए। और बेलबर्नी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उन्हें अपने रन्स पे काम करने की ज़रूरत है। आयरिश कप में बहुत रन्स करने की या फिर कहीं डोमेस्टिक में वक्त बिताने की ज़रूरत है। और क्यों, वो स्टक हो गए एक जगह पे, वो ना डिसीजन नहीं ले पाए कि मैं बैकफुट पे जाऊं या फ्रंट फुट पे जाऊं, वो स्टक हो गए। उन्होंने वहीं से खेलने का कोशिश किया, पैर को जमा कर एक जगह पर, और ड्राइव मारने की कोशिश किया उन्होंने कवर एरिया की तरफ, क्योंकि तो बिल्कुल मुश्किल होता है जब आपके पैर जम जाए तो आप मोस्टली आप एज देके जाते हैं, जो कि उन्होंने किया। कीपर को वो एज देकर गए और बहुत ही बेहतरीन जिशान मकसूद ने वो बॉल रखी थी कि उनके ब्रेन में चला ही नहीं कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं, वो वहीं अटक गए। और स्टर्लिंग को शॉर्ट बॉल में फंसाया बिलाल खान ने। वो प्लान था जो 100% वर्क कर गया बिलाल खान का, बहुत एक्सीलेंट प्लान था। उससे पहले बॉल पे उन्होंने चौका खाया, फिर उन्होंने स्क्वायर लेग को पीछे किया और फिर से उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली और इस बार करेक्ट एकदम मुंह के पास थी शॉर्ट बॉल और स्टर्लिंग की नज़र हटी, उन्होंने नज़र हटा के शॉर्ट बॉल को मारा और सीधा स्क्वायर लेग, जो डीप स्क्वायर लेग था, वहां पर वो कैच दे बैठे। जो विकेट्स गिरे हैं वो आप बॉलर्स को क्रेडिट जरूर देंगे, लेकिन एक थ्रू आउट द इनिंग को अगर आप देखेंगे वहां पर हैरी टैक्टर और जॉर्ज डॉकरेल ने एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसका शायद तोड़ पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स की। पेसर्स बहुत खर्चीले साबित हुए हैं ओमान के, थोड़ा सा और डिसिप्लिन होने की जरूरत है पेसर्स को भी अपने लाइन और लेंथ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ओमान के बॉलर्स ने जो विकेट्स निकाले हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नजर आई है। आप प्लान तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी टीम्स प्लान तो करके आते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता या फिर प्लान ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर ओमान के बॉलर्स ने प्लान भी बनाया और उस पर एग्जीक्यूशन भी बेहतर किया, उसका एक परमानेंट नमूना है कि जिस तरह से आज आयरलैंड के जो कम से कम 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनको उन्होंने अपने प्लान के तहत आउट किया। तो ओमान के बॉलर्स को आपको क्रेडिट देना होगा कहीं ना कहीं, जिन्होंने आयरलैंड के बैट्समैन को स्ट्रगल कराने पे आज मजबूर किया है। तो ये यहाँ पर हाल रहा। उसके बाद बात आती है अब चेस की। फिर भी 282 रन ओमान को चेस करने थे और 282 रन आयरलैंड के बॉलर्स के पास भी थे, लेकिन आयरलैंड के बॉलर के पास एक बड़ा सरदर्द भी था। वो सरदर्द डिलरेट लगातार उठाता है और आज भी उस पर बात जरूर होगी, लेकिन उससे पहले ओमान का जो चेस रहा है उसका फेस बाय फेस कंपैरिजन जरूर जानना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ आयरलैंड। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की तो यहाँ पर 53 रन ओमान ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं पर 11 से 40 ओवर में यानी कि पावर प्ले 2 में टीम ने 178 रन बनाए हैं। बेहतरीन स्ट्राइक रेट, रन रेट से खेले। बताइए आप, 3 विकेट सिर्फ गिरे हैं और इस मिड फेस में उन्होंने 178 रन जोड़े। 180 बॉलों में 178 रन बॉल, क्या कमाल की रही है। उसके बाद डेथ फेस में, जी हाँ, टीम 49वें ओवर में जीत गई, जाकर 54 रन टीम ने यहाँ और जोड़े और 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ और टीम 5 विकेटों से शानदार जीत लेने में कामयाब रही। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जीत जिसे हम कहेंगे। और 158 डॉट बॉल्स टीम ने इस दौरान खेले, जो कि शायद थोड़े ज़्यादा हो गए। थोड़ा सा फ्लैट डेक, माफ कीजिएगा, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट को देखते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चलिए 158 डॉट बॉल्स खेली, लेकिन आपने मैच जीत लिया, ये इंपॉर्टेंट रहा। अगर आप मैच हार जाते हैं, जी हाँ, अब ये नहीं गिना जाएगा कि आपने कितनी डॉट्स खेली। अगर आप हारते तो इसी को लेकर ढेरों सवाल यहाँ पर पूछने की जरूरत होती है। यही क्रिकेट है और ये आपको इवेंट देखना होगा। बैटल सीरीज वगैरह खेल रहे हो तो बात अलग है, आप बड़े इवेंट पे हैं, आपने मैच जीता, बस वो कहीं ना कहीं बराबर आ जाती है। यहाँ पर अगर हम जैसे कि हम आयरलैंड के लिए सवाल कर रहे हैं, 156 डॉट बॉल्स आपकी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप हार गए। यहाँ पर देखिए, आप कंपैरिजन मैच अगर फेस बाय फेस करें, आयरलैंड ने शुरू के 10 ओवर में 51 रन बनाए थे, 2 विकेट खोए। उसके बदले ओमान ने 53 रन, 1 विकेट, 2 रन ज्यादा है और 1 विकेट
विकेट कम है। यहाँ पर ओमान ने जीता पहला फेस। सेकंड फेस की बात करें 11 से 40, आयरलैंड 144 रन 3 विकेट उन्होंने खोए थे, 144 रन बनाए थे। उसके जवाब में ओमान 178 रन और 3 विकेट खोए। विकेट सेम खोए लेकिन रन वो बढ़ाते हुए रन उन्होंने उनसे कम से कम 30 रन करीब ज़्यादा बना दिए, और ये ज़रूरी था कि रन ज़्यादा बनाना क्योंकि आप चेस कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट फेस में इतनी नौबत ही नहीं आई और 54 रन बनाकर सिर्फ 1 विकेट खोया और यहाँ पर टीम ने आसानी से इस चेस को कंप्लीट कर लिया। एक बहुत बड़ी वजह रही है कि इस मिड फेस में इतने ढेरों रन, 23 रन क्यों बने हैं, वो वजह क्या है आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। और वो वजह बहुत बड़ा सरदर्द है आयरलैंड के लिए कि आखिर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस वजह से वो कई बार उनकी इस तरह के बड़े इवेंट्स पे और कई मैचेस में कहीं ना कहीं वो लेट डाउन हो चुके हैं। एंड ओवर टू बैटिंग यूनिट, ओमान की बैटिंग कार्ड कहीं ना कहीं आज की डेट पर कुछ इस तरह से नजर आ रही है। क्या शानदार लग रहा है इस बैटिंग कार्ड को देखकर, एक प्राउड मोमेंट सा फील होता है कि अगर आप कश्यप को लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बैटिंग कार्ड जो है ये आपको प्राउड फील कराएगा। वो उसने भी और ज्यादा क्योंकि ये मैच फुल मेंबर के खिलाफ था। ये सबसे बात बेहतर हो जाता है। जतिंदर सिंह के अलावा यान लगभग बैटिंग कंट्रीब्यूशन में सब ने एक जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट यहाँ पर किया है। क्या बड़ी वजह रही है, किस तरह का गेम रहा है इन सारे प्लेयर्स का जो आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए जतिंदर सिंह का एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने यस्टरडे देखा कुशल भुर्तेल का जो एज लगा, उसके बाद जो छोड़ दिया था सिकंदर रजा ने, एग्जैक्टली वही हमें आज यहाँ देखने को मिला। जतिंदर सिंह का एज आया, उन्होंने भी बल्ला जो है बॉल को हल्का पोक किया और वो स्लिप में गई और उनका भी कैच जो है वो आउट हुआ, वो भी आउट हुए साथ में। उसके बाद यहाँ पर जो बल्लेबाज है, जिस तरीके की बल्लेबाजी क्वालिटी इनिंग खेली है टॉप ऑर्डर ने, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, लोअर ऑर्डर में एक ही आए, ज़्यादा नहीं आए, शोएब खान की हम बात कर रहे हैं, वही आए थे, वो नॉट आउट गए। और उसके बाद बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, ये दर्शाता है कि आप फुल मेंबर्स के खिलाफ खेल रहे हैं। क्यों? स्ट्राइक रेट को आप जरा नोट करके चलिए। बिल्कुल आप चेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अमूमन दिखता है कि आप वो घबरा रहे होंगे, वो डर रहे होंगे। 60, 65, 55 की स्ट्राइक रेट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कल एग्जैक्टली आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे के चेस में आप स्ट्राइक रेट को उठाकर देखिए। बिल्कुल आपने जिन्होंने सबने मैच देखा है वहां पर सीन विलियम्स और क्रैग एरविन का स्ट्राइक रेट उठा के देखिए 100 से पार। और यहाँ पर एग्जैक्टली आप स्ट्राइक रेट को देखिए 88, 86, 97, 106 आप स्ट्राइक रेट देखिए आप। तो ये चेस करने वाली पिचेस है, ये बहुत बेहतरीन पिचेस हैं। यहाँ पर ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी ना कि 60-65 के स्ट्राइक रेट से। यहाँ पर आपको बॉल्स को तुरंत देख के भापना होगा। क्यों? क्योंकि आपको इतने बड़े इवेंट पे आके अपना गेम उठाना है। ये टेली क्रिकेट शुरू से कह रहा था और ओमान ने इस चीज़ को करके दिखाया। अपना जो स्टैंडर्ड है गेम का उन्होंने बहुत उठाया है आज आयरलैंड के खिलाफ, जो कि स्ट्राइक रेट इस चीज़ को दर्शाता है। शॉट सिलेक्शन बहुत बेहतरीन थे। जिशान मकसूद का वो छक्का डाउन द ग्राउंड आके मारना बहुत बेहतरीन शॉट था। उन्होंने जो जिस तरीके से शॉट खेला, कश्यप प्रजापति के बाउंड्रीज का बहुत अच्छी इनिंग रही, ऑफ साइड की तरफ, मिड विकेट की तरफ, स्ट्रेट की तरफ बहुत बेहतरीन उन्होंने इनिंग खेली है 90 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद किसी ने छोड़ा नहीं कि ऐसा ये जो हम देखते हैं। यहीं पर मैं वो चीज़ इंक्लूड करना चाहूंगा यान, वो जो हम कह रहे थे कि प्रैक्टिस मैचेस का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से यहाँ पर किया है। अभी आप देखिए रिसेंटली जो सेकंड वार्म अप मैच था ओमान का, जहां पर मेरे ख्याल से नेपाल के खिलाफ था, जहां पर 7 रन के अंदर शायद 4 विकेट गिरे थे और पूरा टॉप ऑर्डर गया था। कश्यप, जतिंदर, आकिब, जिशान एक थे और उसके बाद एक और थे, वो सब चले गए। तब हमने उस एनालिसिस में देखा कि टीम ने अच्छा खासा स्कोर किया और लो ऑर्डर पूरा कहीं ना कहीं वहां पर एक्टिव हुआ और उनको मैच मिला, उनको गेंदें मिली, उन्होंने रन किए, 150 करीब बॉलें सबने मिलकर खेली। तब उस एनालिसिस में हमने एक चीज आपके सामने कही थी कि ये बहुत अच्छा हुआ। ये अच्छा इसीलिए हुआ कि चलिए टॉप ऑर्डर पूरा आज रह गया, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन है, इनका एक टेस्ट हो गया इतने बड़े इवेंट से पहले और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब वो मैच खेलने के लिए उतरेंगे। और आज देखिए आप यहाँ पर जो उनके जो प्राइम 4 बैट्समैन है, कश्यप, जतिंदर, आकिब और जिशान, यहाँ पर इनके आउट होने के बावजूद भी, इन चारों के कंट्रीब्यूशन के बाद भी आप देखिए मोहम्मद नदीम नॉट आउट 46 जो स्ट्रगल कर रहे थे वो प्रैक्टिस मैच से उन्होंने कहीं ना कॉन्फिडेंस गेन किया। उसके बाद अयान खान भी ऐसे नहीं कि आए और 0 पे आउट हो गए, क्योंकि अगर 0 पे आउट होते तो यहाँ पर 15-20 रन और बचता और प्रेशर होता, मैच में कुछ भी हो सकता था। वो भी 21 रन करके गए, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कि 21 रन 45 बॉलें लगा दी 100 के स्ट्राइक से करके गए, टाइम वेस्ट नहीं किया, बॉल वेस्ट नहीं की, ये अच्छी बात रही। उसके बाद शोएब खान आए, उन्होंने भी 19 रन बनाए 17 रन बनाकर। ये देखिए आपकी ये किस तरह से कॉन्फिडेंस उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच से लिया
था नेपाल के खिलाफ 4 विकेट खोने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर हूबहू लायन के खिलाफ उतार भी दिया। किस तरह से वो गेन कर 2 दिन बाद को परफॉर्मेंस में लेकर आए, ये प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने नजर आता है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक चीज और है जो हमने लगातार कही है कि आपको एग्रेसिव अप्रोच रखना होगा, अटैकिंग अप्रोच रखना होगा। फुल मेंबर्स के खिलाफ आप खेल रहे हैं, स्टैंडर्ड तो हाई करना ही करना है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, श्रीलंका के खिलाफ जब ओमान उतरेगा इसका ट्रिपल स्टैंडर्ड हाई ऊपर करना होगा, वरना श्रीलंका के खिलाफ इससे भी नहीं चलेगा, इससे भी 3 गुना और ऊपर करना होगा आपको स्टैंडर्ड, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन आप फिर भी आप ऊपर करने में कामयाब रहे, रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे। और ये चीज आप स्ट्राइक रेट देखिए कि अगर आप ज्यादा डर के खेलेंगे 60, 65, 55 ये इसके स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो बात बनने वाली है नहीं कुल्लू के खिलाफ। और ये स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा, इसलिए हमने कहा था शुरू में कि ये बैटिंग कार्ड देखकर डेफिनेटली थोड़ी सी खुशी जरूर होती है। और ये चेज काफी आसानी से 48.1 ओवर में जाकर ओमान ने इसे कंप्लीट किया और कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल विन भी कंप्लीट किया। जरूर, और डीप भी लेके गए। आप देखिए ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में आ गए हो कि कोलैप्स वगैरह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शॉट भी एकदम ऐसे थे जो 90 तुले शॉट थे कि हाँ हमें कब लेना है, कब मारना है, कब हमें किसके लिए जाना है। जरूर बहुत बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेम खेला है। अगर हम बात करें इन बल्लेबाजों ने बहुत टैक्टिकल नजर आए हैं ओमान के आज की बैटिंग की। अगर हम देखें इनको, बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि ओमान के बॉलर्स ने भी काफी प्लान और एग्जीक्यूशन के साथ यहाँ पर बॉलिंग कराई थी आज। प्लान्स के तहत जिशान की कप्तानी वहां बहुत बेहतरीन रही थी और बैटिंग में ही वो देखने को मिला। रैश शॉट्स का जो पैरामीटर जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम था और बहुत प्लान्स और सोच समझकर रन रेट जितना चाहिए उतने ही हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे। ये नहीं कि रन रेट चाहिए 5 का वो 10 का लेके जा रहे हैं, इस चीज में वो अपना विकेट गंवा, ऐसा बिल्कुल भी ओमान के बैट्समैन ने नहीं किया। खास करके जब उनके आकिब, कासिफ और जीसान आउट हो गए उसके बाद वाले फेज को देखकर मुझे ज्यादा यहाँ पर खुशी हुई है। अब चलते हैं बॉलिंग की तरफ। एंड ओमान ने मिड फेज में 11 ओवर के 20 में 178 रन बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक आयरलैंड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दिक्कत स्पिनर्स का फ्लॉप शो जो लगातार रहता है। और इस बार भी है, जो हमने अपने मैच में भी उठाया था कि स्पिनर्स जो है आयरलैंड के वो बहुत बड़ी कमजोरी इस टीम के साथ है, जो टीम को कई बार ले डूबते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बेन वाइट हैं, जॉस डॉकरेल हैं, एंडी मैकब्राइन है और हैरी ट्रैक्टर तो खैर आए थे, उन्होंने थोड़ा ओवर डालने की कोशिश की। मेनली तो यही स्पिनर्स है। बिल्कुल, तो फिर यहाँ पर फिर से वही पुअर एक हमें बॉलिंग शो हुआ। मिड फेज पे इन्होंने इतने रन दे दिए, आप देखिए 178 रन यहाँ खर्च किए, जिसमें कि पेसर भी आए थे ऑब्वियसली, लेकिन मोस्टली रन आए यहाँ पर स्पिनरों के द्वारा है। खासकर ये 3 जो है बेन वाइट, डॉकरेल और मैकब्राइन के, और बहुत खर्चीले साबित हुए हैं। लाइन आपकी, आप रूम दे रहे हैं बल्लेबाजों को, और विकेट टू विकेट बहुत कम बॉलिंग कराई है इन तीनों ने। और कुछ अपनी तरफ से कोई वेरिएशन नहीं है। आप टिपिकल एक स्पिनर के तौर पर है। 20 ओवर में आपके इस एनालिसिस के लिए मैं हेल्प कर देता हूं। 20 ओवरों में 144 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है इन 3 स्पिनर्स के ट्राई में। नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज जरूर है, आयरलैंड के पास एक ऐसे स्पिनर नहीं है, सिमर सिंह को इंक्लूड कर कि एक ऐसे स्पिनर जिनको बहुत सारी वेरिएशन आती है। बिल्कुल, एक टॉप स्पिनर हो। क्या तो आप अब आपके पास क्या यही चाह रहा है कि कोई आयरलैंड का अगर कोई स्पिनर कोई कर रहे हैं तो बेहतर है, या तो आप देखिए कैसे करके क्या करेंगे, क्योंकि स्पिन के बिना आई एम सॉरी क्रिकेट अधूरा है। आप सोचेंगे पेस के सहारे हम सब कुछ पा लेंगे तो मुश्किल है। आप और बदतर तरीके से अलग-अलग कंडीशंस में दुनिया में खेलने जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और लेग स्पिनर है तो दुनिया के हर कुछ में काम आएगा। बिल्कुल, उनके पास वेरिएशन होती है और ऊपर से ऑफ स्पिनर के बाद वेरिएशन होती है, अलग अलग होती है, फ्लिपर दूसरा वगैरह, ऑफ कैरम। लेकिन हमें यहाँ पर टिपिकल स्पिन देखने को मिलती है। अब मान के चलिए मैं हूँ राइट आर्म लेग स्पिन, हाँ तो मुझे राइट आर्म लेग स्पिन ही आएगी। मुझे ना गूगली आएगी, ना फ्लिपर आएगी, ना कुछ आएगी, कुछ भी नहीं आता मुझे सिर्फ लेग स्पिन। तो कितना आसान होगा बल्लेबाज को पढ़ना। अरे ये तो लेग स्पिन कराता रहता है, इसको तो आती नहीं है कोई बॉल। बिल्कुल सही कहा। तो ये एग्जैक्टली यही चीज है, प्रॉब्लम है बस कुछ भी नहीं आता है। और टप्पा भी, आप टप्पा थोड़ा सेट करके रखिए। आपको एक लाइन और लेंथ जो है वो परफेक्ट पिच के मिजाज के हिसाब से बदलनी होगी, बैट्समैन को देखकर बदलनी होगी और तेजी के साथ बदलनी होगी। यही क्रिकेट है और यही आपको बहुत जल्दी से पढ़ना होगा कि अच्छा ये लेफ्ट आर्मर है, ये आगे आके अच्छा खेल रहा है तो मैं इसे बैकफुट पे धकेलता हूँ, ये बैकफुट पे आगे अच्छा खेल रहा है तो मैं इसे आगे लाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ हमें स्पिनर की तरफ से नहीं देखने को मिलती है। पेसर्स ने कोशिश जरूर की है, लेकिन स्पिनर्स ने उस कोशिश को ऐसा पीछे धकेला है कि पेसर भी बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पेसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम 2 प्राइम पेसर्स को देखें, जोशुआ लिटिल और मार्क अडेर को, तो दोनों ने मिलाकर 19.1 ओवर डाला है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 95
94 रन उन्होंने सिर्फ खर्च किए और 4 विकेट उन्होंने निकाले भी। देखिए आप, उन्होंने 19 ओवर में 94 रन देकर 4 विकेट निकाली, कोशिश की, जो मैच में वापसी हुई और 48 ओवर तक ओमान का ये मैच गया है। ये जॉश वालेटिल की वजह से जब वो रिटर्न आए अपना सेकंड स्पेल लेकर, उन्होंने 2 विकेट्स निकाले बैक टू बैक, दिशान मकसूद को भी आउट किया। तो ये कहीं ना कहीं वजह से, और सबसे बड़ा रीजन आयरलैंड के इस हार की वजह का रहा जो उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग में पूरी तरह से फेलियर, और साथ साथ में ओमान के बॉलर्स का कुछ बेहतर प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूशन पे भी खड़े उतरना। और देखें अगर हम स्पिनर्स का डिजास्टर परफॉर्मेंस जो लगातार ही चलता रहता है, आज भी उन्होंने कंटिन्यू किया है। ये 3 सबसे बड़ी वजह रही है कि आज ओमान इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। और कांग्रेचुलेशन ओमान को, बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पर आए, आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आए, एक आईसीसी इवेंट पे आपने एक फुल मेंबर को एक ओडीआई में हराया, डेफिनेटली आपने क्राइटेरिया बॉक्स को टिक जरूर किया है। यानी आप ग्रुप स्टेज से, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर आप ग्रुप स्टेज से बाहर भी होते तो आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। जो भी एशिया टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है वो खाली हाथ नहीं जाने वाली, कम से कम ओमान तो खाली हाथ नहीं जाने वाली, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया कंप्लीट करके जरूर जा रही है। उम्मीद करेंगे कि ग्रुप स्टेज नहीं, आप ऊपर बेहतर करें। लेकिन एक चीज वापस से हम दोबारा दोहराएंगे, श्रीलंका के खिलाफ इसका 3 गुना आपको अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना होगा। बार बार कह देगा, इसका और डबल ट्रिपल आपको उठाना होगा, तब आप, लेकिन आपने आप उम्मीद जगाई है वहां पर और बेहतर करने की पूरी